नमस्कार दोस्तों, ओरिजिनल एग्ज़ाम विदेश के में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ईओआरओ को जो पार्ट बी है, जो 40 मार्क्स का है, उसका हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जिसके अंदर टोटल कुल 17 अध्याय है, उनमें से अपने सिलेबस में 9 अध्याय है, उनका हम अध्ययन करेंगे और 6 अनुसूचियाँ और 344 धाराएँ। तो इनमें जो अपने सिलेबस में दे रखा है उनका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि नगरपालिका अधिनियम 2009 कुल अध्याय है 17 और हमारे टॉपिक में दे रखे हैं वो है 9 अध्याय। और जो अपने सिलेबस में नहीं है उनको मैंने पहले से ही हटा दिया है, जो अपने सिलेबस में है उनका ही अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। कुल अध्याय है वो 17 अध्याय, अनुसूची है वो 6 और धाराएं है वो 344। और ये लागू कब हुआ था? तो 11 सितंबर 2009 को ये लागू हुआ। अब देखते हैं अध्याय 1, जो कि अपने सिलेबस में नहीं है और इसके अंदर धाराएं हैं वो 1 और 2 है और इसका नाम है प्रारंभिक, जिसके अंदर इसका नाम और इसका क्षेत्र और परिभाषाएं, ये अध्याय 1 के अंदर आता है, जो अपने सिलेबस में नहीं है। लेकिन कुछ परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है जो आगे धाराओं में पूछी जा सकती है, उनको हमने इसके अंदर शामिल कर लिया गया है। तो पहला अध्याय अपन को नहीं पढ़ना है। अब देखते हैं अपन अध्याय 2। अध्याय 2 इसके अंदर है नगर पालिकाओं गठन और उसका शासन। नगर पालिका गठन कैसे किया जाएगा, उसका ढांचा क्या है और उसके अंदर शासन प्रक्रिया कैसे की जाएगी, ये है धारा 3 से लेकर धारा 50 तक। इसके बारे में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय रहने वाला है, अध्याय 2। और इसके अंदर धारा भी बहुत सारी है, 3 से लेकर 50, लेकिन अपन को सारी नहीं पढ़नी है, जो इम्पोर्टेंट है उसी को ही पढ़ना है। जैसे धारा 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे और बाकी धाराओं का नाम याद रखेंगे। और अध्याय 3 है जिसका क्या है, नगर पालिका गठन और शासन तो हो गया 2 में। अब होगा अध्याय 3 में होगा जो भी इन नगर पालिकाओं गठन और शासन होगा, तो इसका कार्य संचालन और इसकी वार्ड समितियां, इनके बारे में अध्याय 3 में शामिल है। तो इसकी धाराएं कितनी है? 51 से लेकर 66 तक अध्याय 3। अब देखते हैं अपन अध्याय 4। अध्याय 4 में नगर पालिका की संपत्ति। संपत्ति क्या है? नगर पालिका संपत्ति वो है धारा 67 से लेकर धारा 75 तक। नेक्स्ट है अध्याय 5। अध्याय 5 अध्याय 5 में है नगर पालिका वित्त और उसकी निधि। और उसके अंदर धाराएं हैं 76 से 89 ए तक, जिसके अंदर नगर पालिका का बजट कितना होता है, उसका वित्तीय वर्ष, पूरा 1 वर्ष का लेखा जोखा, इसके बारे में अध्याय 5। अध्याय 6 अपने सिलेबस में नहीं है, तो उसको हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं और शामिल भी नहीं किया और पढ़ना भी नहीं है। अब है अध्याय 7। अध्याय 7 में है नगर पालिका का राजस्व। नगर पालिका का राजस्व अध्याय 7 में, और धाराएं 101 से 140 तक। अब नेक्स्ट है 8, 9 और अध्याय 10। ये अपने सिलेबस में नहीं है, इनको देखना ही नहीं है। अब है नेक्स्ट अध्याय 11। अध्याय 11 में है नगरीय विकास और नगरीय योजना। नगरीय विकास और नगरीय योजना,
जिस नगर पालिका के अंदर नगर का विकास किसके आधार पर किया जाएगा और कौन कौन सी योजना शामिल है, ये धारा 11 में है और धारा है 159 से 199। नेक्स्ट है अध्याय 12। अध्याय 12 में नगर पालिका की शक्तियां और अपराध। नगर पालिका के पास कौन कौन सी कार्य करने की क्षमता होती है और जो भी अपराध इसके अंदर शामिल किए हुए हैं ये इस अध्याय 12 में है। और धारा कौन सी है, 200 से 297 तक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है अध्याय 12। नेक्स्ट है अध्याय 13, अभियोजन, वाद आदि। जो भी अभियोजन है या फिर वाद विवाद है न्यायालय द्वारा, वो अध्याय 13 के अंदर आएंगे और धारा है 298 से 308, जो अध्याय 13 में सम्मिलित है। अब है अध्याय 14। अध्याय 14 है और लास्ट है। इसके बाद में 15, 16 और 17 ये अपने सिलेबस में नहीं है तो इनको देखना ही नहीं है। नेक्स्ट है अध्याय 14 में नियंत्रण। नगर पालिका का नियंत्रण कैसे होता है, राजस्थान सरकार या राज्य सरकार जो भी समुचित सरकार होती है वो नगर पालिका नियंत्रण कैसे रखता है या राज्य सरकार के अकॉर्डिंग कैसे काम करती है, तो ये अध्याय 14 के अंदर दिया गया है। और इसके अंदर धाराएं है 309 से 327 तक। बस ये ही अध्याय पढ़ना है जो अपने 9 से अध्याय है उन्हीं को ही पढ़ना है, बाकी अपने सिलेबस में नहीं है तो उनको छोड़ते चल जाना है। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके। अध्याय 1 में तो केवल परिभाषा दे रखी है, वो अपन को कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा है उनको देखेंगे। फिर अध्यक्ष के पद वगैरह और उनके बारे में डिटेल से चर्चा है तो उसको अपन एक बार देख लेते हैं कि नगर पालिक बोर्ड। नगर पालिका में तो तीनों ही आ जाते हैं, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका, जो तीनों ही है। लेकिन नगर पालिक बोर्ड सबसे छोटा क्षेत्र है। तो इसके मामले में अध्यक्ष जो सर्वोच्च होता है उसे कहते हैं अध्यक्ष। और जो नगर परिषद में मामले में सर्वोच्च है वो उसे कहते हैं अपन सभापति। और जो नगर निगम है सबसे बड़ा क्षेत्र, उसको अपन कहते हैं महापौर या मेयर। ये तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट है। नगर पालिक बोर्ड जो सबसे छोटा क्षेत्र होता है उसको तो अपन मुखिया कहते हैं अध्यक्ष, और नगर परिषद को कहते हैं सभापति, और नगर निगम को कहते हैं अपन महापौर। इसके बाद में हम देखते हैं और मुख्य नगर पालिका अधिकारी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी कौन कौन से होते हैं, तो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिक बोर्ड। ये सबसे छोटा वाला नगर पालिका नहीं बोल के अपन इस एक्ट के अंदर नगर पालिक बोर्ड, नगर पालिक बोर्ड के बारे में नगर पालिक बोर्ड ही बोलेंगे, क्योंकि नगर पालिका में तीनों क्षेत्र आते हैं। अब होते हैं नगर निगम के मामले में इसे कहते हैं आयुक्त, और नगर परिषद में भी आयुक्त। लेकिन नगर पालिक बोर्ड में कार्यकारी अधिकारी या फिर ईओ। नेक्स्ट है निगम पार्षद। ये सर्वोच्च क्षेत्र है नगर पालिका का। नगर निगम इसका कोई सदस्य है तो उसे कहते हैं अपन निगम का पार्षद। सेकंड नंबर पर है नगर परिषद का कोई सदस्य होगा तो उसे कहते हैं अपन पार्षद। और स्थानीय निकाय है तो उसका मुख्य है उसे कहते हैं अपन निदेशक। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो इनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, मेयर, इनके बारे में अपन थोड़ी बहुत जानकारी ली। अब देखते हैं अपन अध्याय 2 से। अध्याय 2 में नगर पालिकाओं का गठन और उनका शासन, धारा 3 से लेकर धारा 50 तक विवरण दिया गया है। तो अपन इस चैप्टर में अध्याय 3 के बारे में ही डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम क्या है, नगर पालिकाओं का परिसीमन। धारा 3 में क्या दे रखा है, परिसीमन मतलब नगर पालिका में से कोई नगर पालिका अलग होना, या फिर नगर पालिका में से कोई नगर पालिका को नई नगर पालिका को जोड़ना,
उसका क्षेत्र सीमित करना, इस प्रकार की विक्रिया या फिर क्रियाविधि जिसे अपन कहते हैं परिसीमन। और ये कौन करेगा? तो राजस्थान सरकार या राज्य सरकार, जो भी उचित सरकार होगी, राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके ये कार्य करेगी। तो आइए ये इस कड़ी में अपन देखते हैं कि नगर पालिकाओं के परिसीमन में नगर पालिका का गठन या विघटन या फिर इसको समुचित क्षेत्र को समाप्त करना, ये 5 तथ्यों के आधार पर अपन कर सकते हैं, जिसमें ए, बी, सी, डी और ई 5 प्रकार से किन किन क्षेत्रों के अधीन अपन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम, कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका घोषित करना, कोई नई नगर पालिका घोषित करना। राजस्थान सरकार अपने गजट नोटिफिकेशन द्वारा कोई नई नगर पालिका घोषित कर सकती है। तो नियत दिन से 6 माह के भीतर सदस्यों का निर्वाचन, जिस दिन नगर पालिका का घोषणा हो गई उसी दिन से लेकर 6 महीने तक वहाँ के सदस्यों का निर्वाचन होना अनिवार्य है, पहली शर्त। दूसरी स्थिति ये आ जाती है कि किसी नगर पालिका में कोई स्थानीय क्षेत्र शामिल, जैसे कोई मूल नगर पालिका बड़ी नगर पालिका ए है, इसके अंदर अपन को स्थानीय क्षेत्र बी को शामिल कर लेते हैं। तो उस पर अपन कैसे इसकी सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया कैसी रहेगी, तो उसके बारे में हम देखते हैं। कोई मूल नगर पालिका ए है और इसके अंदर छोटी नगर पालिका या स्थानीय क्षेत्र को मिला दिया जाए तो बड़ी नगर पालिका ये पूरी हो जाएगी, इसका क्षेत्र यहाँ तक सीमित हो जाएगा। जैसे ही इसको पूरी को अपन x मान सकते हैं, तो x बराबर क्या होगा? a प्लस बी, इन दोनों को मिला के ये पूरी नई नगर पालिका बन जाएगी। तो x क्या है? एक नई नगर पालिका है। और बी क्षेत्र के सदस्यों का निर्वाचन 6 माह के भीतर होना चाहिए। इस क्षेत्र के जो भी सदस्य है उनका निर्वाचन कितने माह के भीतर होना चाहिए? 6 माह के भीतर। अब तीसरी स्थिति में क्या है? कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका से अपवर्जित या बाहर, जैसे कि ये पूरी कोई नगर पालिका है जिसे अपन ए कहते हैं, या फिर इस क्षेत्र को अपन ने हटा दिया बी क्षेत्र को, तो इसे कहते हैं अपवर्जित या बाहर करना, कोई नगर पालिका से किसी एक हिस्से को बाहर करना। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? ये पूरी कोई एक्स है नगर पालिका, इनमें से ए में से बी को घटा दिया, मतलब बी क्षेत्र को हटा दिया, तो अब इसकी क्या स्थिति रहेगी? बी क्षेत्र के सदस्यों को हटाया जाएगा। जो भी इस क्षेत्र के अंदर सम्मिलित होंगे बी के अंदर, उनको सदस्य है या अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है या जो भी है उनको हटा दिया जाएगा जो इस क्षेत्र में सम्मिलित है। नेक्स्ट स्थिति बनती है, एक नगर पालिका को 2 भागों में बांटना अथवा नगर पालिका का भाग अन्य में शामिल करना। इसमें क्या है? जैसे ये कोई बड़ी नगर पालिका है तो इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया, ए और बी में, तो ये भी नगर पालिका अलग हो जाएगी, ये भी अलग हो जाएगी। जैसे देखते हैं, ए व बी 2 अलग अलग नगर पालिकाएं हैं, ये ए ये बी है, 2 अलग अलग है। बी क्षेत्र के सदस्य नवीन गठित बी नगर पालिका के सदस्य समझ जाएंगे। जैसे ये पूरी बड़ी नगर पालिका है और इसको 2 भागों में बांट दिया, ए और बी। जैसे बी एक नवीन नगर पालिका है तो इसके अंदर जो भी सदस्य होंगे वे इस नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे, नई वाली के। और ए में तो जो है वो पहले से ही है। इसी प्रकार दूसरा केस क्या है? कोई भी नगर पालिका है अन्य में शामिल करना, जैसे ये कोई ए है इसके अंदर इसको शामिल कर दिया, तो x बराबर ए प्लस बी। बी नगर पालिका क्षेत्र के सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष ए नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे। जो भी इस क्षेत्र में सदस्य होंगे इसके अंदर शामिल करने के बाद टोटल पूरी ए हो जाएगी और इसके जो भी बी के सदस्य थे वो ए के सदस्य समझ जाएंगे।
नेक्स्ट और फाइनल कंडीशन या स्थिति क्या है? नगरपालिका क्षेत्र समाप्त करना या विघटित करना। जैसे ही कोई नगरपालिका का क्षेत्र समाप्त करेंगे या विघटित करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ के सदस्य और वहाँ का अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो ये सारे के सारे पद समाप्त हो जाएंगे और ये राज्य सरकार के अधीन चल जाएंगे। या फिर किसी भी नगरपालिका क्षेत्र को छावनी बोर्ड में गठित करना। छावनी बोर्ड जो केंद्र सरकार के अधीन आती है तो ऑटोमेटिक ही वहाँ की नगरपालिका समाप्त हो जाएगी। अब इनके बारे में कुछ वन लाइनर फैक्ट है, उनके बारे में देखते हैं। परिवर्तित क्षेत्र के सीमा चिन्ह का निर्माण या अनुरक्षण का खर्च कौन करेगी? जैसे ये कोई नगरपालिका ए है और ये छोटी वाली नगरपालिका बी को इसके अंदर शामिल कर लिया तो इसकी सीमा का जो भी खर्चा होगा वो कौन करेगा? तो संबंधित नगरपालिका। जैसे ये बड़ी वाली नगरपालिका है, इसके अंदर इसको शामिल किया है तो जो भी इस नगरपालिका क्षेत्र में खर्चा होगा तो इसका परिवहन या फिर वहन कौन करेगा? तो नगरपालिका ए करेगी। नेक्स्ट है सीमा चिन्ह का निर्धारण कौन करेगा? तो कलेक्टर या उसके अधीन जो भी एसडीएम या पदाधिकारी या उचित अधिकारी है वो आएंगे और उसका सीमा का चिन्ह का निर्धारण करेंगे। जैसे कोई नगरपालिका ए है और ये छोटे वाली नगरपालिका बी इसके अंदर शामिल होगी तो इसकी सीमाओं का अंकन कैसे होगा कि यहाँ तक होगी? तो इसका अंकन कौन करेगा? कलेक्टर। नेक्स्ट है जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका न रहे तब उसके समस्त अधिकार प्रभार और दायित्व संपत्ति अतिशेष निधि राज्य सरकार के निहित हो जाएगी। जैसे कोई नगरपालिका हटा दिया फिर छावनी में गठित हो गई तो उसका जो भी दायित्व है संपत्ति या अतिशेष निधि तो राज्य सरकार के अंदर निहित हो जाएगी। यदि और कोई आगम या कोई लाभप्रद या फिर स्थानीय के लाभ के लिए व्यय किए जाएंगे, अगर कोई उनका व्यय बच गया उस नगरपालिका का जो हटा दी गई तो उसका जो भी निधि है वो उस क्षेत्र के अंदर शामिल कर दी जाएंगी या उस क्षेत्र के अंदर निर्माण कार्य में काम में ले सकते हैं या फिर राज्य सरकार अपने अधीन कर सकती है अथवा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो जाएंगे। यदि उसे ऐसे स्थानीय प्राधिकारी में अधिकारिता शामिल कर लिया जाए तो क्या होगा? देखिए जब वो स्थानीय क्षेत्र को एक नगरपालिका से दूसरी नगरपालिका में शामिल कर लिया जाए तब राज्य सरकार दोनों नगरपालिकाओं से परामर्श करने के पश्चात प्रथम नगरपालिका के ऐसे दायित्व संपत्ति या निधि के भाग जो राज्य सरकार के अनुसार वांछनीय है राजपत्र में अधिसूचना जारी करके दूसरी नगरपालिका में निहित कर लेगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और अगले अध्याय में अपन चर्चा करेंगे धारा 4 से और तब तक के लिए धन्यवाद।